इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद आज आप जिस चीज़ को समझोगे उसमें सबसे पहले मज़े की बात यह है कि इसको कंप्लीट किए बिना टॉपर बनना तो दूर, कोई भी एस्पिरेंट एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं ले सकता। दूसरे मज़े की बात, जो मैं चीज़ आज आपको बताने जा रहा हूँ वो हर किसी को पता होती है, आपको भी पता है। तीसरी मज़े की बात, मगर कोई भी इस चीज पे फोकस नहीं देता। मेजॉरिटी ऑफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड दिस येट, दैट आई कैन अश्योर। और चौथी मजे की बात, हर टॉपर इस चीज को अलग अलग शब्दों में जरूर सजेस्ट करता है। पांचवी मजे की बात, मगर उस सजेशन को इंप्लीमेंट कैसे करना है वो एक एस्पिरेंट को कोई नहीं सिखाता। आज हम इन सारी चीजों को इस लेक्चर को खत्म करने के बाद सीख के जाएंगे। यूपीएससी मेंस को लेके मेरे पास स्टूडेंट्स के बहुत सारे अलग अलग तरीके के डाउट्स आते रहते हैं। जैसे कि सर, हम जब भी करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं हमने टॉपर से ऐसा सुना है कि करंट अफेयर्स को कुछ ऐसे पढ़ो कि साइमल्टेनियसली आपकी प्री और मेंस की तैयारी साथ में चलती रहे। साथ ही करंट अफेयर्स को जब आप पढ़ रहे हो तो उसके नोट्स, और न सिर्फ करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर को पढ़ा ही स्टैटिक पोर्शन के साथ में जाता है। जब आप करंट अफेयर की कोई न्यूज़ को पढ़ते हो तो पीछे जाके आप स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ते हो। तो जो करंट अफेयर स्टैटिक पोर्शन के नोट्स हैं, टॉपर्स का ये कहना है कि नोट्स कुछ इस तरीके से बनने चाहिए कि उसमें प्रीलिम्स के पॉइंटर्स भी हों और कुछ ऐसे फॉर्मेट में आपके नोट्स हों कि प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद में उस फॉर्मेट के थ्रू आप अपने कॉम्पिटिटर से एक बहुत बेहतर आंसर लिखने के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि आपने नोट्स या आंसर के फॉर्मेट में बनाए। अगर ये चीज हम करने में सक्षम हो जाएं तो हमसे बेहतर कोई होगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, मगर चैलेंज ये है कि हमारे जो नोट्स हैं वो कुछ इस तरीके से बन जाते हैं, ऐसा लगता है दूसरी किताब छाप दी हमने। मगर नोट्स तो बहुत कंसाइज होने चाहिए। तो अपने नोट्स को कंसाइज कैसे बनाएं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, नोट्स जो है वो इतने वर्दी कैसे हों कि उसमें मेंस का आंसर भी हमें दिखता रहे, प्रीलिम्स के पॉइंटर्स भी हमें दिखते रहें, और इस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस के लिए हम हमेशा रेडी रहें। ये कुछ प्रोमिनेंट क्वेश्चन था, एक जो मैंने डिस्कस किया। ऐसे बहुत से क्वेश्चन के आंसर आपको इस लेक्चर में मिलेंगे। तो विदाउट एनी डिले मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि मैं इस लेक्चर में आप लोगों को क्या चीज डिलीवर करना चाहता हूं। मैं आप लोगों को यूपीएससी मेंस की तैयारी एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू कैसे करना है इस चीज को समझाना चाहता हूं। अब यहां पे प्रैक्टिकल अप्रोच से मेरा मतलब यह है कि आप जब भी अपनी बेसिक बुक को, किताब को पढ़ते हो, जो भी बुक पढ़ रहे हो आप, और जहां से भी आप करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर रहे हो सकता है कोई मैगजीन पढ़ रहा हो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो, किसी ने कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा हो, बीट एनीवेयर फ्रॉम वेयर एवर यू आर प्रिपेयरिंग, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि कैसे जब आप इन दोनों चीजों को पढ़ रहे हो तो इन दोनों चीजों का मिश्रण बना के आप कुछ अपनी तैयारी इस तरीके से कर सकते हो कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए और प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने के लिए आप हमेशा तैयार रहो। इसी के साथ साथ यहां पे आपको यह भी देखने को मिलेगा कि हम हर टॉपिक के थीम को समझना चाह रहे हैं। थीम को समझना जरूरी क्यों है? वो इसलिए जरूरी है कि आज के बाद आप जब भी कोई भी चीज पढ़ोगे तो आपका दिमाग हमेशा उस चीज को पढ़ते हुए वो चीज ढूंढने की कोशिश करेगा जो क्वेश्चंस में पूछी जाती है, न कि रिडंडेंट चीज। क्योंकि हम रिडंडेंट चीजों को पढ़ते हैं जो काम की नहीं होती है, इसीलिए हमारे नोट्स भी रिडंडेंट बन जाते हैं। उल्टी सीधे चीजें हम लिखना शुरू कर देते हैं। बड़ी सिंपल सी यार एक चीज सोचने की कोशिश करो। अगर मुझे पता है कि मुझे यहां से यहां तक कैसे जाना है, मुझे पाथवे क्लियर है, तो क्या मैं कभी भी घूम के जाऊंगा क्या, ऐसे या ऐसे? नहीं, मुझे पता है शॉर्टेस्ट रूट यही है। मगर अगर मेरे आंख पे पट्टी बांध दी गई है और मुझे पता ही नहीं है कि पाथवे है क्या, मुझे बस ये पता है कि यहां से यहां तक जाना है, तो मैं कोई भी रूट ले सकता हूं। तो बेसिकली ये जो शॉर्टेस्ट रूट है ये क्या होगा, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं। बड़ी ही आसान सी बात है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, इट्स योर विश टू कंटिन्यू दिस और नॉट, बट अगर आपका डिसीजन कंटिन्यू करने का है तो ये मैं अश्योरिटी दे रहा हूं आपको कि आप यहां से बहुत सी ऐसी चीजें सीख के जाने वाले हो जो आज के पहले आपने शायद कभी सुनी भी ना हो। तो चलिए हम यहां पे पॉलिटी को डिस्कस करेंगे, जीएस पेपर 2, जहां पे गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बाकी के जो डाउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे, वो आपको इन द मिड ऑफ लेक्चर मिलते जाएंगे।
चलिए, वैसे तो हम लोग किसी भी मॉड्यूल से, किसी भी टॉपिक से शुरू कर सकते थे, बट डोंट वरी, मैं ये जो डीकोड सीरीज शुरू कर रहा हूं इसमें मैं हर टॉपिक को आपके लिए डीकोड करूंगा। और इसमें डीकोड करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इसका आंसर कैसे लिखना है, वो तो मैं मेंस आंसर राइटिंग सेशन में आपको सिखा ही रहा हूं, या आप खुद भी सीख रहे होगे, डजेंट मैटर। मैं तो आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूं कि आपके पढ़ने का तरीका कैसा हो जिससे आप इन सब चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस, इंस्टीट्यूशंस, ये बहुत स्टूडेंट के फेवरेट रहते हैं, आप लोग इसे पढ़ते भी रहते हो, और जब मैं आपको रीसेंट के एग्जाम्पल दूंगा आप इससे कनेक्ट भी कर पाओगे। तो हम लोग शुरू यहीं से करते हैं, ऑल्दो ये सबसे आखिरी मॉड्यूल है इस पूरे जीएस पेपर 2 का, बट देन टू पढ़ना तो हमें सभी है, आखिरी से शुरू कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, चलो अब मुझे एक बार ये सोच के बताओ, आंख बंद करके, कि अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस मुझे बताओ 10 कोई भी, आप में से हर कोई, मार्क माय वर्ड्स, हर कोई मुझे जो 10 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के नाम बताएगा ये सब में कॉमन रहेंगे। हर स्टूडेंट शुरू करेगा यूनाइटेड नेशन से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, राइट। और अब किसी की और बुद्धि चलेगी तो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसीज को बोलना शुरू कर देगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ले लो, है ना। फिर जो स्पेशलाइज ऑर्गन्स होते हैं, यूनेस्को ले लो, बीट यूनाइटेड नेशन हैबिटाट ले लो, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ले लो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब बोलना शुरू कर देगा। अगर रीजनल ग्रुपिंग्स में आएगा तो वो ब्रिक्स बोलना शुरू कर देगा, ब्रिक्स ले लो, बिम्स्टेक ले लो, राइट। और इंटरनेशनल उसमें चला जाएगा जिसमें इंडिया का कुछ मतलब ही नहीं है तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप बोलना शुरू कर देगा, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें आप बोल सकते हो। मगर आपने एक चीज़ नोटिस करी कि ये जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये लिमिटेड है, लेट इट बी 50, 20, 30, 40, 50 जो भी है। उस 50 में से भी अगर आप अग्री करोगे तो 15 वो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो साल भर न्यूज़ में रहती हैं, 15 से 20, है ना। लेट इट बी ऑन अ लोअर साइड, दैट इज 15। तो हमें अगर इस 15 पे भी कमांड कर ली तो क्वेश्चन इस 15 में से ही आएगा, ये बात तो तय है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो यहां पे आपको टॉपिक दिख रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। आपको लगता है क्या कि 2024 में इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा? नहीं। क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि 2023 में ये न्यूज में ही नहीं रहा। कॉमन सेंस है। तो मैं अभी बैठ के बता सकता हूं कि इसको 2024 में नहीं पूछेंगे, वो क्यों पूछेंगे, है ना। तो ये चीजें हमें समझ में आ जाती है, ये मुझे नहीं, ये आपको भी आ जाएगी। खैर, तो हमें ये समझ में आ गया कि 15 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसी हैं जिससे क्वेश्चन आएगा, इसको हम पकड़ सकते हैं। तो बस हमने पहली चीज क्रैक कर ली, क्या? कि हमें पढ़ना कितनी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, इतनी। ठीक है, अब आते हैं दूसरी चीज पे, और वो हमें समझ में आएगी क्वेश्चन से। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग करंट ट्रेंड पे ज्यादा फोकस करते हो, राइट। तो हम 2022 के क्वेश्चन से पिक कर लेते हैं। आपका सवाल ये भी हो सकता है कि 2023 क्यों नहीं पिक कर रहे हो? वो इसलिए क्योंकि वो आप खुद करोगे, वो एक्सरसाइज आपके लिए। आप इस पूरे लेक्चर को खत्म करने के बाद इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बीट इन 2023, 24, 25, 26, जब भी आप देख रहोगे इस वीडियो को, तो आप खुद से रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे और देखोगे कि जो चीज मैंने समझी, क्या मैं उसको यहां पे भी इंप्लाई कर पा रहा हूं? हाँ, देन वेल एंड गुड। इफ नॉट, तो फिर से यहां पे सोचने की जरूरत है। खैर, 2022 के एक बार क्वेश्चन को देखो। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहां पे I2U2 को क्यों पूछा, मतलब क्या कारण था? एकदम नींद से उठा एग्जामिनर की, बोले यार कौन सी 50 साल पुरानी संस्था, उसको पूछूंगा? नहीं, उसने I2U2 को इसलिए पूछा क्योंकि ये सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक था उस समय का, इसलिए उसने पूछ लिया। अब यहां पे I2U2 के बारे में वो क्या पूछ रहा है, देखने की कोशिश करो और सोचने की कोशिश करेंगे फिर हम कि अगर हम इसको पढ़ रहे होते तो हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए था। वो बोल रहा है हाउ विल I2U2 ग्रुप ट्रांसफॉर्म इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। कॉमन सेंस की बात है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो दो, यहां पे आपको लिखा हुआ है
बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग और अग्रीमेंट आपको कुछ इस तरीके से पढ़ने हैं जिसमें इंडिया इन्वॉल्व हो और जिससे इंडिया अफेक्ट हो रहा हो। और वही तो उसने क्वेश्चन पूछा कि इस ग्रुपिंग से इंडिया कैसे इंपैक्ट हो रहा है, कैसे अफेक्ट हो रहा है, इंडिया की पोजीशन ग्लोबल पॉलिटिक्स में कैसे इंपैक्ट हो रही है। तो क्वेश्चन तो नोन था, बस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पकड़ना था, जो न्यूज़पेपर पढ़ता है वो पकड़ लेगा, और क्वेश्चन तो नोन था, राइट। तो ये जो I2U2 आपको देखने को मिल रहा है, ये कोई पहली बार न्यूज़ में नहीं आया है या पहली बार इस पे कोई आर्टिकल नहीं छपा है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंडिया और यूएई की रिलेशनशिप, या मैं कहूँ ओवरऑल गल्फ और इंडिया की रिलेशनशिप को बताया हुआ है। यहाँ पे आप मल्टीपल मैं आपको आर्टिकल्स दिखाऊंगा I2U2, जिसे वेस्ट एशियन क्वाड कह रहे हैं, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएस, यूएई है, बताया गया है यूएई ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये देख रहे हो आप कि आपको किस तरीके से वो लोग कनेक्शन करके दे रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या लोगे। इसके बाद अभी भी चीज़ ख़त्म नहीं हुई है। यहाँ पे आप लोग इसको कंपेयर करके भी पढ़ते हो, हमने पढ़ा हुआ है क्वाड, वेस्ट एशियन क्वाड, I2U2, ये क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या समानता है। ये हर जगह आप कहीं भी पढ़ लो, आपको हर जगह ये चीज़ देखने को मिलेगी। फिर भले ही वो यहाँ पे गल्फ के साथ रिलेशनशिप हो, इस आर्टिकल में देखो I2U2 के बारे में बहुत इलेबोरेटली बताया गया है। तो न्यूज़पेपर्स आपको फ्लड कर रहे हैं इन टॉपिक से, आपको मल्टीपल आइटम्स देखने को मिल रहे हैं क्वाड पे, I2U2 पे, इंडिया यूएई रिलेशनशिप पे। तो क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा ना, और कहाँ से बनाएंगे। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है तुक्का लग गया हो। 2022 का क्वेश्चन एक और देखते हैं। अब ये बिम्स्टेक पे पूछा है, ये भी न्यूज में था, राइट। डू यू थिंक दैट बिम्स्टेक इज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सार्क। फिर वो पूछ रहा है कि क्या सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज हैं बिटवीन द टू। हाउ आर इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स रियलाइज बाय फॉर्मिंग दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन। फिर से देखो, क्वेश्चन स्टिल द सेम, दे हैव जस्ट ट्विस्टेड द वर्ड्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। उन्होंने I2U2 की जगह बिम्स्टेक और सार्क डाल दिया। हो सकता है उसके और ऊपर जाएंगे तो I2U2 की जगह वो लोग AII भी डाल देंगे, जो कि डाली भी उन्होंने, WTO डाल देंगे, संस्था कोई भी हो सकती है। हाँ, एक चीज जो यहाँ पे अलग करी है वो ये है कि इन दोनों संस्थाओं को कंपेयर करने के लिए बोल दिया है। ये एक अनयूजुअल पॉइंट है, बट देन टू थोड़ी सी अनयूजुअल चीजों को दूर रख के अभी तो बेसिक चीजों पे ध्यान दो। इन दोनों पे पहले पकड़ कर लो, बीच वाले ऑप्शन में या क्वेश्चन में अपने आप पकड़ बन जाएगी, है ना। अब देखो, वैसे तो डायरेक्ट भी बता सकता था आपको जवाब कि बिम्स्टेक के बारे में पढ़ लो, सार्क के बारे में पढ़ लो, डिफरेंसेस अपने आप समझ में आ जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता, मैं जानता हूँ। तो बीइंग प्रैक्टिकल, बिम्स्टेक के बारे में समझो, सार्क के बारे में समझो, क्या समझे, बेसिक चीज़ें। बिम्स्टेक में कौन कौन से देश आते हैं, सार्क में कौन कौन से देश आते हैं, बस इतना भी अगर पता चल गया ना, तो आप वहाँ पे बैठ के आंसर लिख सकते हो, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो। ठीक है, खैर एग्जाम्पल दे देता हूँ, वरना आपको लगेगा कि ऐसे कैसे बोल रहा है कि बिम्स्टेक की कंट्रीज भी पता है तो जवाब लिख सकते हो। देखो, जैसे मान लो मैं आसियान के बारे में आपको बोल दूं कि आसियान जो एक मेंबर ग्रुप है और रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, हालांकि थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसको मैं छोड़ता हूँ। दोनों को अगर मैं कंपेयर करने के लिए बोल दूंगा, आसियान के बारे में बात करते हैं, सिर्फ आसियान। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि आसियान के बारे में आप कुछ लिखो, बेसिक चीज भी अगर किसी स्टूडेंट को पता है ना कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की एक ग्रुपिंग है, बस इतना भी अगर पता है तो स्टूडेंट आंसर लिखने के लिए काबिल रहता है, जो सीरियस स्टूडेंट है। ठीक है, अगर आप कुछ टाइम पढ़ोगे ना तो आप भी लिख पाओगे। खैर वापस आते हैं, बिम्स्टेक और सार्क पे क्वेश्चन पूछा है, और क्या पूछा उन्होंने कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कैसे फुलफिल होंगे। फिर से वही कि इंडिया कैसे इंपैक्ट होगा, है ना। तो हमको एक बहुत क्रिटिकल चीज समझ में आ रही है यहाँ पे, क्या कि आज के बाद हम जिस भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को पढ़ेंगे ना, हम उससे कुछ बेसिक चीजें जानेंगे। क्या, पहला तो उस संस्था के बारे में, जैसे कि उस संस्था का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि बार बार हमसे पूछा जा रहा है संस्थाओं के बारे में, तो ये तो हमें पता होना ही चाहिए। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि क्या इसके जैसी और भी कोई संस्था है, अगर हाँ तो इस संस्था को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर हमने क्वेश्चन पूछा होता तो हम बिम्स्टेक और सार्क के बीच में डिफरेंस बता पाते। और सिर्फ यही नहीं, हो सकता है अगली साल आपसे सार्क और ब्रिक्स पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना। तो ब्रिक्स के बारे में भी बेसिक चीज तो पढ़ोगे ना, क्या पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, ब्रिक्स के बारे में पढ़ोगे कि ब्रिक्स को क्यों लाया गया जब सार्क और बिम्स्टेक है, तो आपको पता चलेगा नहीं नहीं ये तो अलग चीज है,
समझ रहे हो? तो ये पढ़ना है। फिर हर संस्था के बारे में आपको आखिरी में क्या पढ़ना है कि ये जो संस्था है इससे भारत का क्या फायदा। बस ये 3 से 4 चीजें अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, और मैं आपको दिखाता हूं अभी। अब आगे बढ़ने से पहले ये चीज सीख के जाओ मुझसे कि इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को तैयार कैसे करना है, क्या पढ़े इसमें क्या ना पढ़े। देखो ये बिम्स्टेक है, लेट सपोजेडली, ठीक है, ये मेंबर कंट्रीज हैं, इसका एक मैप चिपका लिया। अगर रिसेंट में कोई सबमिट हुई है, जैसे 2022 में सबमिट हुई है, कहाँ हुई है वो आपको पता होना चाहिए। उस सबमिट का आउटकम क्या निकला वो पॉइंट पता होने चाहिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन अगर करंट अफेयर से पूछ रहे हैं तो करंट अफेयर के बाद तो लिखनी पड़ेगी ना। और जो उसके बारे में बेसिक बातें हैं, कब फाउंड हुई, सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, 4 लाइन का चैलेंजेस पता होना चाहिए, और हम इसके अच्छा बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। बस ये आपने बिम्स्टैक कंप्लीट कर ली, कितना, एक पेज में बिम्स्टैक कंप्लीट। बिल्कुल वैसे ही अब अगर मैं सार्क की बात करूं तो सार्क में क्या पढ़ोगे, मेंबर कंट्रीज पढ़ोगे, कब फाउंड हुई, कहां पे सेक्रेटेरिएट है, इंडिया से इसको क्या एडवांटेज है, क्या इश्यूज हैं सार्क के साथ, क्यों सार्क आज डिसफंक्शनल हो चुकी है। बस अगर कोई लास्ट समिट हुई है तो उसको पढ़ लो, लास्ट समिट 2014 में हुई थी, मतलब ही नहीं पढ़ने का। ऐसे हर संस्था को आपको एक एक आधे आधे पेज में प्रिपेयर कर लेना है। बस जिस दिन आपने ये 20 से 25 संस्थाओं को प्रिपेयर कर लिया आपका काम खत्म। आओ ऊपर 2021 एक नई संस्था आ गई, ऑकस, ये भी बहुत न्यूज़ में चल रहा है। क्वाड बहुत न्यूज़ में चल रहा है। अब देखने की कोशिश करो ये क्या बोल रहा है, न्यूली ट्राई नेशन पार्टनरशिप। अब क्या मुझे बताने की जरूरत है कि इस क्वेश्चन को क्यों पूछा होगा? अरे भैया उस समय न्यूज़ में चल रहा होगा, लिख रहा है वो खुद ही कि न्यूली बनी हुई है ये पार्टनरशिप। इसमें एम किया जा रहा है चाइना के एम्बिशंस को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में। उसने सब बता दिया, खुद नहीं बता दिया कि इसको इसीलिए बनाया गया है। फिर वो ये बोल रहा है कि इस रीजन में जितनी भी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप थी ये पार्टनरशिप उन सबको सुपरसीड कर देगी। फिर वो पूछ रहा है कि इस ऑकस के स्ट्रेंथ बताओ और भारत पे प्रेजेंट सिनेरियो में क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो बताओ। ये लो फिर से वही क्वेश्चन, है ना, संस्था बदल दी, संस्था के बारे में पढ़ना है, संस्था कैसे इंपैक्ट डाल रही वो पढ़ना है, बाकी तो उसने सब क्वेश्चन में दे दिया। ठीक है, क्वाड। अब देखो क्या बोल रहा है कि क्वाड जो है वो कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है अपने आप को एक ट्रेड ब्लॉक के रूप में फ्रॉम अ मिलिट्री अलायंस इन प्रेजेंट टाइम। यहां पे ये जो क्वाड ग्रुपिंग थी, ये क्वाड ग्रुपिंग क्या थी, क्यों थी, अगर सिर्फ इतना आपको पता होता, आगे की चीज किसी को पता नहीं होती कि वो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछेंगे, सिर्फ आपको बेसिक चीज तैयार करके जानी होती है। मैं आपको ये समझा रहा हूं, आप ये तैयार करके कभी नहीं जा सकते कि ये जो क्वाड ग्रुपिंग है ये ट्रांसफॉर्म हो कर रहा है अपने आप को ट्रेड ब्लॉक से मिलिट्री अलायंस में। वो तो क्या होता है जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपको याद आता है, अरे हाँ यार ये जो क्वाड ग्रुपिंग में 4 देश हैं जिसमें इंडिया भी है, ये लोग मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे थे, मैंने तो मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम भी सुना हुआ है, मुझे तो ये भी पता है कि अरेबियन सी में इन्होंने कंडक्ट की है ड्रिल्स साथ में, मैंने तो ये भी सुना है कि क्वाड ग्रुपिंग जो है वो चाइना को काउंटर करने के लिए सारी प्रिपरेशन, बस इतनी चीजें सुनी हुई है। इसके पहले क्वेश्चन में उसने खुद नहीं बता दिया कि पहले ट्रेड ब्लॉक था, तो बस उन चारों देशों का ट्रेड ब्लॉक कनेक्ट कर दो और उसके मिलिट्री अलायंस से कनेक्ट कर दो उसको, क्या वो मिलिट्री अलायंस बनते जा रहा है, आंसर अपने आप निकल गया। तो आंसर को वहां पे फ्रेम किया जाता है, ये मैं आपको बहुत बड़ी अगली सीख देने जा रहा हूं। आंसर्स को वहां पे फ्रेम किया जाता है, पढ़ के तो बेसिक्स ही जाया जाता है, ये आंसर पढ़ के नहीं जा सकते, मगर इसके बारे में पहले से सारी चीजें पढ़ के जाना पड़ेगी कि भैया कौन से 4 देश, उन 4 देशों में क्या समानताएं हैं, क्या चारों डेवलपिंग है या उसमें कुछ डेवलप्ड है, बाकी डेवलप्ड है, अगर भारत डेवलपिंग है तो इसमें भारत का क्या फायदा है, ऐसी चीजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन करो रोल ऑफ WHO। देखो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, क्यों आया, अरे भैया 2020 में पूछा है, पेंडेमिक आया था ना, तो WHO पे क्वेश्चन पूछ लिया। कॉमन सेंस लगाओ, अगर आप 2020 में पेपर देने जा रहे हो और अगर मैं आपसे बोलता कि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बताओ जिसको आप पढ़ के जाओगे, आपका जवाब क्या होना चाहिए था, WHO। बस WHO पे क्वेश्चन आ गया, उसमें फिर डरना क्या है, जो न्यूज में चल रहा है एकदम हॉट टॉपिक बना हुआ है उस पे ही क्वेश्चन आता है मेंस में। ये सबसे बेहतरीन चीज है मेंस की, प्रीलिम्स जैसा डिलेमा नहीं रहता। अगर 2024, 25, 26 के लिए मुझसे अगर आप 5 ऐसी संस्थाओं के बारे में पूछोगे, मैं आपको डेल श्योर बता सकता हूं 5 नहीं 3 में से जिसपे से एक संस्था पे क्वेश्चन आ जाएगा,
क्योंकि वो सबको पता होता है, ठीक है। खैर, तो क्रिटिकली एग्जामिन करना है डब्ल्यूएचओ का रोल ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक। हम सब ने ये चीज सुनी थी कि डब्ल्यूएचओ किस तरीके से फेल होता जा रहा है, वो प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, इंस्पेक्शन नहीं हो पा रहे हैं चाइना में कि ये जो वायरस है कहाँ से आया। तो ये जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी का मैंडेट दिया गया है संस्था को, क्या ये कर पा रहा है? आपको इसके बारे में लिखना था। अब और क्या पूछे, मतलब खुद सोचो आप, ठीक है। तो और थोड़ा ऊपर चलते हैं। अब जैसे मान लो इस पे आ जाते हैं, क्या ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन देख लेते हैं 2018 का, ये देख लेते हैं। चलो, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है डब्ल्यूटीओ पे, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है वो, What are the key areas of reform if the WTO has to survive in the present context of trade war? मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्यों पूछा गया। आपको पता है कि यूएस चाइना में ट्रेड वॉर चल रही है? हाँ पता है। आपको पता है वो कब से चल रही है? इस टाइम पीरियड से, यहां से शुरू हुई आज तक चल रही है, इसलिए यहां पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूएस और चाइना में अगर ट्रेड वॉर चलेगी तो वो पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? आप मुझे खुद सोच के बताओ, हाँ या ना। बट ऑब्वियसली और आंसर मस्ट बी यस, तो बस पूछ लिया उन्होंने, ठीक है। मगर ध्यान देना, हर चीज के आखिरी में वो एक ही चीज पूछता है, वो भले ब्रह्मांड का कोई भी सवाल पूछ ले कि डब्ल्यूटीओ में झगड़ा हो गया, वो पूछ ले कि डब्ल्यूटीओ के हेड को यूएस बनने नहीं दे रहा है, जो भी वो कुछ भी क्वेश्चन पूछे कि डब्ल्यूटीओ का जो एपीलेट ट्रिब्यूनल है वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि यूएस उसमें अपॉइंटमेंट नहीं होने दे रहा, कुछ भी आखिरी में वो यही पूछेगा कि इससे भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ा, और वही उसने यहां भी करा, स्पेशली कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि हमें भारत से मतलब है। डब्ल्यूटीओ डूबता हो कल डूबे, मरता हो आज मर जाए, भारत जिंदा रहना चाहिए, तो स्पेशली कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है कि डब्ल्यूटीओ में कहां कहां पे रिफॉर्म की जरूरत है, वही रटे रटाए आंसर लिखने, सब वही लिखने हैं, आपको वही लिखना है, क्योंकि कोई आंसर है ही नहीं कि यहाँ पे जो सेइंग है डेवलपिंग नेशंस की उसको बढ़ाया जाए, यहाँ पे जो एपीलेट ट्रिब्यूनल है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, अपॉइंटमेंट्स रेगुलराइज किए जाए, वही तो वो बेसिक है। डब्ल्यूटीओ सब पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ना है। और आखिरी में इंडिया के इंटरेस्ट में लिखते हुए, जैसे कि आपने कभी मान लो कोई रिसेंट में चीज सुन ली हो कि यार शुगर पे बैन लगा दिया था, शुगर प्रोडक्ट्स पे बैन लगा दिया था, एमडीएच मसालों पे बैन लगा दिया था, ऐसी कुछ चीजों में आप करके आगे बढ़ जाओ, समझ रहे हो। तो थीम पकड़ने की कोशिश करो कि वो क्वेश्चंस को कैसे आपको दे रहे हैं। अब जैसे मान लो यूएनएससी, अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे अगर मैं आपको 2024 25 में खड़ा करके पूछूं, है ना, लेट सपोजेडली, तो आपको नहीं लगता कि आज की तारीख में जो सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है वो वापस से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गई है? सोच के बताओ, सोच के बताओ कि आपको नहीं लगता कि यूक्रेन क्राइसिस, इजराइल फलस्तीन क्राइसिस से बड़ा कोई क्राइसिस आज की तारीख में नहीं है? आपको नहीं लगता कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए बनाया गया है, जिसमें वो फेल हो रहा है? आपको नहीं लगता कि फिर से इस पर क्वेश्चन आएगा? ये पता होता है हम सबको, ठीक है, ये हम सबको पता है, बस हमको प्रिपेयर करना है। वो क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिसेंट में जो हमने वॉर देखी जो कंटिन्यू होते जा रही है उनको रोकने में फेल हुआ, क्रिटिकली एग्जामिन, और इससे इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो बताओ। तो भैया बताना पड़ेगा कि इंडिया अगर चाइना के साथ वॉर में जाता है, पाकिस्तान के साथ में, तो ये नहीं आएगा बचाने, और इसमें इससे कोई लेना देना भी नहीं हमारा, ये हमें नहीं बचा पाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। हालांकि ऐसा नहीं लिखा जाता है, उसमें लिखा जाता है, मतलब ये तो मैं ऐसे ही रैंडमली स्लैंग वर्जन में बता दिया मैंने आपको, वहाँ पे लिखा जाता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कैसे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अगेन वापस से कि यहाँ पे परमानेंट मेंबर की जो ख्वाहिश है भारत की, हम लोग लगातार यहाँ पे डिमांड उठा रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, आप लोग जगह दो, वीटो पावर जो 5 बनी बैठी है इसमें परमानेंट मेंबर और बढ़ाने की ज़रूरत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बस वही चीज़ लिखनी है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, डिस्कस करो इंपेडिमेंट इंडिया इज फेसिंग इन इट्स परस्यूट ऑफ अ परमानेंट, अरे वो तो क्वेश्चन ही ये पूछा है उसने कि परमानेंट सीट के लिए जो हमारी जद्दोजहद चल रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, इसके इंपेडिमेंट बताओ। इंपेडिमेंट मतलब क्या, हमें कौन रोक रहा है, क्या रुकावट है? चाइना रोक रहा है वीटो का यूज करके, राइट, कंसेंसस नहीं बैठ पा रहा है, वो इसमें क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को उठा के देखो, जैसे मान लो आपने इस क्वेश्चन को उठाया, एकदम 2013 के उठाते हैं, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ को कलेक्टिवली ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कहते हैं, खुद ही बोल रहा है। ये 2 इंटर गवर्नमेंटल पिलर हैं जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं। सुपरफिशियली वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ एग्जिबिट मेनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स येट देयर रोल फंक्शन मैंडेट आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट इल्यूसिडेट। स्पेसिफिकली मैंने आपको इस पर एक लेक्चर डिलीवर किया हुआ है,
हालांकि इसके बाद किया है, ऑफ कोर्स सी बात है, बट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना, कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ क्या है, इसमें क्या डिफरेंसेस है यार, वरना पढ़ क्या रहे हैं, खुद सोच के देखो। अगर आपसे मैं बोलूं कि वर्ल्ड बैंक आईएमएफ, अगर मैं आपसे बोलूं आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ, मैं आपसे बोलूं डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूएचओ, कॉमन सेंस है, ये हेल्थ का काम करती है, ये ट्रेड रेगुलेट करती है, ट्रेड फ्री एंड फ्लो हो पाए वर्ल्ड लेवल पे, इस पे काम करती है, ये हेल्थ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आती है, स्टैंडर्डाइजेशन को घोषित करती है, देशों को नसीहत देती है, ये सब करती है, कॉमन सेंस है ना। तो यहाँ पे उसने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए, उसके रोल, उसके फंक्शन, उसका मैंडेट पूछ लिया, कैसे डिफरेंट है वो पूछ लिया, बस ये क्वेश्चन है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, नथिंग टू एड ऑन फ्रॉम द करंट अफेयर्स, है ना। हालांकि करंट अफेयर से हर बार कुछ ना कुछ आप ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पे बता सकते हो एग्जांपल देके, अगर आप उस एग्जाम में बैठे होते कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ देखो आज मिलके कैसा काम कर रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर आपको याद आ रहा है तो, है ना, याद आ रहा है तो, वरना यू कैन ऑलवेज राइट द बेसिक्स जो कि आपको आते ही हैं, नंबर मिलेंगे। अच्छा, और जब मैं आपको ये बेसिक्स बोल रहा हूँ तो बेसिक्स का मतलब क्या है, अगेन यार चीज़ वही रहेगी। मान लो अब डब्ल्यूटीओ के बारे में बात करते हैं, कब बनी, कहाँ पे सेक्रेटेरिएट है, हेडक्वार्टर, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं, इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, पहले जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ था क्या, हवाना चार्टर इससे कैसे रिलेटेड है, वर्ल्ड वॉर 2 का इससे क्या कनेक्शन है, डब्ल्यूटीओ के क्या प्रिंसिपल है, किस पे काम करता है, यहाँ पे नेशनल ट्रीटमेंट, रेसिप्रोसिटी, मोस्ट फेवर्ड नेशन, इनका क्या मतलब होता है, क्या स्ट्रक्चर है डब्ल्यूटीओ का, इसमें जनरल काउंसिल, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है। गिनती के 2 से 3 पेज में पूरे टॉपिक को कंप्लीट करना है। जो मेजर अग्रीमेंट्स हैं डब्ल्यूटीओ के, जिसे अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर कहते हैं, उन 3 डब्बों के बारे में पढ़ लो, अलग अलग रंगों के, ग्रीन ब्लू। इसमें जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं, जो अग्रीमेंट की टेक्निकल टर्म्स है, मतलब कि ये अग्रीमेंट किस लिए लाया गया है, उनको पढ़ लो। डब्ल्यूटीओ में क्या क्या चैलेंजेस चल रहे हैं उनको एक जगह लिख लो सबको। और इस तरीके से एक बार बना लेने के बाद में जब भी कोई करंट इशू न्यूज में आता है, जैसे अभी न्यूज में चल रहा है फिशरी सब्सिडीज को लेके, घमासान मचा हुआ है डब्ल्यूटीओ में, घमासान, तो बस उसको ऐड ऑन करते जाओ। उसको अगर ऐड ऑन करते जाओगे, आपकी पीडीएफ में एक एक पेज करंट अफेयर्स का हो जाएगा, स्टैटिक आपने पढ़ ही लिया है। दूसरी सबसे बड़ी घमासान जो मचा हुआ है वो है डब्ल्यूटीओ के एपिलेट बॉडी पे क्राइसिस आया हुआ है, अपॉइंटमेंट से नहीं हो रहे हैं, यूएस ने रोके हुए हैं, घमासान। बस ऐसे 2 3 4 करंट अफेयर के टॉपिक होंगे और बाकी स्टैटिक पोर्शन होगा। दुनिया की कोई ताकत आपके नोट्स को नहीं हिला सकती। जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में पढ़ रहे हो तो कॉमन सेंस की बात है, बार बार जब देख लिया कि क्वेश्चन आ रहा है, एक बार बैठो, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को सामने सामने लिखो और दोनों के कंपैरिजन कर डालो। गिनती के 5 से 7 पॉइंट कंपैरिजन के होते हैं, इसमें से अगर 4 भी याद रह गए ना, 4, आपसे बेहतर आंसर किसी कॉम्पिटिटर का नहीं होगा। बस, और बाकी बेसिक बातें हैं कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं, एक एक लाइन में लिख लो उनका क्या क्या काम होता है। फिर वैसे ही जो अभी हमने डब्ल्यूटीओ का देखा, इसका स्ट्रक्चर क्या है वर्ल्ड बैंक का, वैसे ही आईएमएफ का स्ट्रक्चर क्या है, वैसे ही वर्ल्ड बैंक का क्रिटिसिज्म क्या है, वैसे ही आईएमएफ का क्रिटिसिज्म क्या है, वैसे ही वे फॉरवर्ड हम क्या कर सकते हैं। बस बिल्कुल सेम सेम चल रहा है। ये देखो आईएमएफ शुरू हो गया, इसका स्ट्रक्चर आ गया, हर चीज सेम चलेगी। बस हाँ, जो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, जैसे अब आईएमएफ में जब क्वेश्चन पूछता है तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स पे पूछता है, रिजर्व ट्रांच पे पूछता है, कोटा सब्सक्रिप्शन पे पूछता है। इन अलग अलग चीजों को प्रिपेयर कर लो, जो एक एक दो दो होती हैं, उनके 2 2 पेज के करंट अफेयर प्रिपेयर कर लो और स्टैटिक पोर्शन सबके प्रिपेयर कर लो। बस कहने का मतलब है कि हर संस्था के पीछे 3 पेज आपको मिलेंगे, किसी में 2 लगेंगे, किसी में 4, ऑन एन एवरेज मैंने 3 मान लिए। उतना अगर आपने मेहनत कर ली, आपके पास रेडीमेड प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के नोट्स होंगे। आपको मेरी किसी की भी जरूरत नहीं है, हर चीज आपके पास होगी, बस इतना आपको करना है। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करूंगा कि शायद मैंने यहाँ पे आपको एक ओवरऑल जो चीज मैसेज देना चाह रहा था मैं, कि आपको चीज को कैसे पढ़ना है। पहली चीज कि हाँ भैया, हमको ये समझ में आ गया कि हम जब भी किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को, किसी मेजर अग्रीमेंट को अगर पढ़ रहे होंगे, जैसे हमने मान लो सेपा, इंडिया यूएई का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, अब भैया ये पूछेंगे, ये सब जानते हैं, पूछेंगे, अभी से जानते हैं, पूछेंगे, इससे पूछेंगे कि इससे भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो क्या पढ़ के जाओगे। अब वो आपसे अगर एफटीए के बारे में पूछते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज के साथ में भारत ने साइन किया है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, इनसे, तो पूछेंगे, यही तो पूछेंगे, वरना पूछेंगे क्या। तो आपसे पूछेंगे कि इसको इंडिया के रिस्पेक्ट में बताओ, वो आपसे पूछेंगे इसमें क्या कोई डब्ल्यूटीओ का रोल है,
WTO कैसे इस चीज़ को फैसिलिटेट कर सकता है, ये बेसिक चीज़ें पूछेंगे जो कि हर जगह कवर की जा रही हैं। तो उम्मीद करूँगा कि मैं जो आपको मैसेज डिलीवर करना चाहता था, जो हम समझना चाहते थे कि किसी भी चीज़ को कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है और कितनी डेप्थ तक पढ़ना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। और वैसे तो हम लोग डेली बेसिस पे पढ़ते ही हैं सारी चीज़ों को, न्यूज़पेपर भी कवर करते हैं सारी चीज़ें। तो आप लोग अगर चाहो तो इस तैयारी को मेरे साथ भी कर सकते हो। डू जॉइन मी ऑन डेली बेसिस, जहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। विल मीट यू सून। टिल देन कीप शाइनिंग। हैव अ गुड डे।